जय हिंद दोस्तों। हिंदी ज्ञान यात्रा पर आपका स्वागत है। आपको ज्ञात है कि एनसीटीई ने सीटेट की वैधता को 7 साल से बढ़ाकर आजीवन कर दिया है। अतः आपकी कोशिश यह रहनी चाहिए कि एक ही बार में पूरी तैयारी के साथ 100% अंक प्राप्त करें। इसके लिए निरंतर अभ्यास की अत्यंत आवश्यकता है। आपके समक्ष पूर्व वर्ष 29 जनवरी 2012 हिंदी के प्रश्न पत्र प्रस्तुत हैं। तो आइए अभ्यास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है। उपरोक्त वाक्य मुझे आम बहुत अच्छा लगता है तथा मैं थक गई में सर्वनाम लिंग वचन तथा क्रिया का सटीकता से प्रयोग किया गया है। अतः यह कहना उचित होगा कि मंदिरा लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। भाषा नियमों की जानकारी से ही निखरती है, विद्यालय में ही सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है जिसके माध्यम से भावों और विचारों का आदान प्रदान होता है। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है भाषा की विभिन्न छटाएं, अभ्यासों में वैविध्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण में भाषा की विभिन्न छटाएं, अभ्यासों में वैविध्य तथा विषय वस्तु में वैविध्य महत्वपूर्ण बिंदु है, परंतु पाठों की संख्या इसके लिए कोई महत्व नहीं रखता। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, यह कथन सर्वथा अनुचित है। एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता। एक बहुभाषिक कक्षा में दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता और अंतर का विश्लेषण करना बच्चों को सिखाना सबसे कम महत्वपूर्ण होता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? केवल कहानियाँ अथवा कविताएं, विदेशी साहित्य की रचनाएं, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो
और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों में ऐसी रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, हिंदी के व्याकरणिक नियमों की को कंठस्थ करना, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास। द्वितीय भाषा शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना नहीं आता है। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? व्याकरणिक नियम, सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य, निबंध लिखने की योग्यता। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय सीखने की क्षमता का आकलन करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। बादल, आसमान, चिड़िया बच्चे के साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए। संज्ञा को परिभाषित कीजिए। बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन हेतु परिवेश में उपलब्ध बादल, आसमान, चिड़िया और बच्चे के साथ संज्ञा शब्द का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखना सबसे उचित तरीका है। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? संवाद, अदायगी, व्याकरण आधारित संरचना, अभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन, बातचीत करना। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए संवाद, अदायगी, अनुभवों का वर्णन तथा बातचीत करना प्रभावी तरीका होता है, परंतु व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास कम प्रभावी होता है। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? समृद्ध भाषिक वातावरण, भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्यपुस्तक। भाषा सीखने के लिए समृद्ध भाषिक वातावरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है। ऐसे वातावरण में बच्चे बड़े उत्साहित होकर भाषा को ग्रहण करते हैं। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। कम पाठों वाली पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। दृष्टिबाधित बच्चों में श्रवण शक्ति अति प्रबल होती है, अतः उन्हें भाषा सिखाते समय अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बहुभाषिकता भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा है। भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है। भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। बहुभाषिकता भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में कार्य करती है। बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं।
अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरी स्लेट होते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। बच्चे अपनी पारिवारिक और सामाजिक परिवेश से भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यावहारिक कुशलता से लैस होकर विद्यालय में प्रवेश करते हैं। वीडियो को पॉज कर इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लें। अब प्रश्न आपके सामने है। समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ था? दुकानदारी, सामाजिक विज्ञान, गणित, भाषा। समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन गणित विषय पर आधारित था या जुड़ा हुआ था? किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया? जो दुकानदारी करते हैं, जो सिर्फ स्कूल जाते हैं, जो बच्चे न तो दुकानदारी करते हैं और न ही स्कूल जाते हैं, जो स्कूली बच्चे दुकानदारी नहीं करते। सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग करने वाले स्कूली बच्चे वे थे जो दुकानदारी करते थे। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चों को गणित सिखाने के लिए दुकानदारी करनी चाहिए। बच्चे रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। सिर्फ दुकानदार बच्चे ही गणित सीख सकते हैं। बच्चों को गणित सीखना चाहिए। अनुच्छेद के आधार पर या वास्तविकता में बच्चे रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्रायः गलती नहीं करते क्योंकि वे जन्म से ही बहुत दक्ष हैं। वे कभी भी गलती नहीं करते। गलती का असर उनके काम पर पड़ता है। इससे उन्हें माता पिता से डांट पड़ेगी। दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्रायः दक्ष होते हैं, अतः वे प्रायः गलती नहीं करते क्योंकि गलती का असर उनके काम पर पड़ता है। जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती, उसमें हमारा प्रदर्शन अक्सर अच्छा होता है, खराब अच्छा होता रहता है, संतोषजनक होता है, खराब होता है। वैसी दक्षताएं जो हमारे दैनिक जीवन में महत्व नहीं रखती, उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर खराब अच्छा होता रहता है। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को संकुचित कर सकता है, सीमित कर सकता है, बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित सीमित भी कर सकता है, बनाने में मदद करता है। अनुच्छेद के अनुसार सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित सीमित भी कर सकता है। एक प्रत्यय का उदाहरण है संकुचित, सांस्कृतिक, चूंकि, सीमित। वैसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। संस्कृत शब्द के अंत में एक प्रत्यय जुड़कर सांस्कृतिक शब्द बना है। मन गणित का अर्थ है मन ही मन हिसाब लगाना, कठिन गणित, मनगढ़ंत गणित,
मनपसंद गणित। मन गणित का अर्थ है मन ही मन हिसाब लगाना। संयुक्त क्रिया का उदाहरण है अध्ययन किया गया, दुकान संभालते हैं, हिसाब लगाते हैं, स्कूल जाते हैं। जो क्रिया दो या दो धातुओं के योग से बनकर किसी एक क्रिया का कार्य करती है वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। अध्ययन किया गया इस वाक्य में किया और गया दो धातु मिलकर एक क्रिया का कार्य करते हैं, अतः यह संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। इस काव्यांश को आत्मसात कर लें। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। हरा भरा जीवन का अर्थ है खुशियों से परिपूर्ण जीवन, पेड़ पौधों से घिरा जीवन, हरे रंगों से भरा जीवन, हरियाली युक्त जीवन। हरा भरा जीवन का अर्थ खुशियों से परिपूर्ण जीवन होता है। कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं? पेड़ों की हवा, नदियों की आवाज़, पहाड़ों की चोटियाँ, समस्त प्राकृतिक उपादान। जीवन के हरा भरा होने तथा संसार के स्वस्थता में नदियाँ, पर्वत, हवा तथा पेड़ का अहम योगदान होता है। अतः यह सत्य है कि समस्त प्राकृतिक उपादान बाहर लेकर आती हैं। कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है? पौधे व डालियाँ, वृंद, लताएं, हरा भरा जीवन, प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी। प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी को कवि ने सृष्टि का उपहार कहा है। कवि यह संदेश देना चाहता है कि चंदन के पेड़ लगाने चाहिए, जीवन में सब बेकार है, पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है, प्रकृति में पेड़ पौधे, नदियाँ, पर्वत शामिल हैं। कवि के संदेशानुसार यह अटल सत्य है कि पर्यावरण के असुरक्षित होने पर समस्त जीवों के जीवन खतरे में पड़ सकती है, अतः पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। जग से तुम और तुमसे है प्यारा संसार पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि संसार का अस्तित्व व्यक्तियों से स्वतंत्र है। व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। संसार चलाने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। व्यक्ति का अस्तित्व संसार से स्वतंत्र है। कवि के कथनानुसार स्वस्थ संसार और हरा भरा जीवन के निर्माण में व्यक्ति ही जिम्मेदार होता है। व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर होता है। अनुपम से अभिप्राय है जिसकी उपमा न दी जा सके, सुखद, आनंदमय, मनोहारी। अनुपम का अभिप्राय है जिसकी उपमा न दी जा सके, अर्थात जिसकी समानता या तुलना किसी से न किया जा सके। आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद भाषा हिंदी की विषमताएं समाप्त हो गई होगी। तो कृपया कमेंट करें, लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर कर उनकी मदद करें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं प्रोत्साहित होकर आपके लिए उपयोगी वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद।